हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो मेरा नाम है अभिषेक। तो ये अब वीडियो बन रही है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आर ओ का जो एडवोकेट जनरल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि जो लीगल मैक्सिम है और लीगल ग्लॉसरी यानी कि और जो लीगल हिस्ट्री है उसके सवालों के ऊपर, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जाएँ, एमसीक्यूज बनाए जाएँ। तो ये वीडियो उनके ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको ऐसे और भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कई सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आर ओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में आप समझ पाएंगे कि 200 क्वेश्चन जो वहाँ पे आएंगे आपके सामने, आप उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो आप मुझे 7665804421 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ को। उसको इस टाइम पे ज्वाइन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ही आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसमें आप उसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही साथ गाइस, अगर आपने लेट्स क्रैक इट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे करंट अफेयर्स की नॉलेज, क्विजेज सब वहाँ पे आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कहता है, देखिए सवाल इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। तो पहले कुछ सवाल आएंगे लीगल मैक्सिम के यानी कि लीगल ग्लॉसरी के, फिर कुछ सवाल आएंगे लीगल हिस्ट्री के। तो पहला क्वेश्चन है कि जो टर्म है एडल्ट्री, इसका क्या मतलब है। तो एडल्ट्री का क्या मतलब है क्या ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है अंडर ए ओथ विच इज सॉन टू बाय पर्सन मेकिंग इट एज ट्रू, यानी ऐसे कोई शपथ वपथ तो नहीं है ये। अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन नहीं, मूल्यांकन, उसका ऐसा कुछ नहीं है। एडल्ट्री इज वॉलेंटरी सेक्शुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैरिड मैन एंड सम अदर मैन, हाँ यही है, एंड सम अदर देन हिज वाइफ और बिटवीन अ मैरिड वुमेन। देखिए एडल्ट्री का क्या मतलब है, आपको सीधे समझा देता हूँ। ये क्या लिख रहा है, ये मान लेते हैं ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ठीक है। यानी कि ये आप मान लेते हैं ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, इन दोनों की आपस में शादी हो रखी है। लेकिन ये हस्बैंड क्या करता है, अपनी वाइफ के अलावा कोई दूसरी एक लड़की है, गर्ल कह देता हूँ जी, तो अपनी वाइफ को रिप्लेस करके वो क्या करता है, इसके साथ अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, इसके साथ वो अगर संबंध बनाता है इस दूसरी लड़की के साथ, जबकि ये शादीशुदा है इस लड़की से, इस औरत से, तो अगर ये ऐसा कोई प्रोसेस करता है तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको एडल्ट्री कहा जाएगा। या इसकी जगह पे ऐसा करते हैं अगर हम कि ये वाइफ है, ये हस्बैंड है और ये कोई दूसरा बॉय है, ठीक है, इसके हस्बैंड से कोई दूसरा लड़का है। अब ये वाइफ क्या करती है, कुछ शारीरिक संबंध बनाती है इस लड़के से, चाहे वो हस्बैंड काम करे चाहे वो वाइफ काम करे। अगर अपने पति या अपने पत्नी को छोड़ के आप किसी दूसरे पर्सन के साथ शादी होने के बाद ऐसा काम करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं विद अनदर पर्सन, तो वो एडल्ट्री के अंदर काउंट किया जाता है। सेक्शन 498A में आईपीसी की धारा में ये मेंशन्ड है। इसके बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस दी, कुछ रूलिंग्स दी, वो क्या दी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है, यानी कि सवाल का उत्तर कौन सा हुआ, सी ऑप्शन हुआ कि एडल्ट्री ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है यूबी जस ईबी रेमेडियम मीन्स, इसका मतलब होता है व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज रेमेडी। नेक्स्ट आता है कि डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेर मीन्स, देखिए ये अगर आपको मीनिंग पता है तो ही आप कर पाएंगे, वरना सिर्फ क्वेश्चन देख के आ पाएंगे, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन का। तो वो कह रहा है कि डेटर फॉलोज द पर्सन ऑफ द डेटर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक नंगे वादे से कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये है कि डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी, हाँ ये सही उत्तर है इसका, कि एक डेलीगेटेड पावर जो है कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड, यानी कि प्रत्यायोजित शक्ति को और अधिक प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल आता है, नेसिसिटास फेसिट लिसिटम क्वोड एलियास नॉन इस्ट लिसिटम। अब बड़ा अजीब सा है, आप देख लीजिएगा इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर ए, नेसेसिटी मेक्स दैट लॉफुल विच अदरवाइज अनलॉफुल। आवश्यकता उसे वैध बनाती है जो अन्यथा गैर कानूनी। अगर कोई चीज़ गैर कानूनी है लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो आप उसको क्या कर दोगे, उसको वैध बना दोगे। जैसे एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, जैसे किसी जानवर को मारना अपने आप में एक क्राइम है, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने कुछ टाइम पहले क्या किया था, हिमाचल प्रदेश ने कुछ टाइम पहले मंकी को वर्मिन घोषित कर दिया था। वर्मिन का मतलब होता है जिसका शिकार आप कर सकते हैं, या कभी कभी नील गाय को वर्मिन घोषित कर दिया जाता है। जो ब्लू बुल होता है, ब्लू बुल कहते हैं उसको, नील गाय हिंदी में कहते हैं, तो ब्लू बुल को बिहार वालों ने या किसी और राज्य ने क्या कर दिया था, वर्मिन घोषित कर दिया था। वैसे आप उसको मार नहीं सकते, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जो चीज़ अवैध थी उसको भी वैध बना दिया गया, यानी उसको वर्मिन बना दिया गया। उसको कह दिया गया कि हाँ इसका शिकार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो नील गाय थी वो क्या कर रही थी, वो
फसलों को ख़राब कर रही थी, या जो बंदर है हिमाचल प्रदेश में वो कुछ दिक्कतें कर रहा होगा, वहाँ की फसलें ख़राब कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, तो जिससे कि उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके या उससे जो नुकसान हो रहा है उसको कम किया जाए, इसलिए उनको वर्मिन घोषित करके क्या कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश की कि हम कैसे किसी जो चीज़ अवैध है उसको कैसे वैध बना सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, मैं वो समझाना चाह रहा था आपको। फिर नेक्स्ट आता है फ्रियोसिस एब्सेंटिस लोकोएस्ट। तो इसमें क्या है कि एन इंसेन पर्सन इज रिगार्डेड एज एन एब्सेंट पर्सन, यानी पागल व्यक्ति को अनुपस्थित व्यक्ति ही माना जाता है, यानी अगर कोई पागल व्यक्ति है तो माना जाएगा कि वो तो है ही नहीं, मतलब है ना, क्योंकि वो पागल ही है तो उसका उपस्थित होना भी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता। नेक्स्ट है कोजा प्रॉक्सिमा एट नॉन रिमोटा स्पेक्टेटर। तो इसका क्या मतलब है, देखिए कॉन्सेंट मेक्स लॉ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। द कॉज ऑफ अ कॉज इज द कॉज ऑफ द इफेक्ट, यानी कारण का कारण प्रभाव का कारण है, ऐसा भी कुछ नहीं है। द इमीडिएट एंड नॉट द रिमोट कॉज इज टू बी कंसिडर्ड, ये इसका आंसर है कि तत्काल और दूरस्थ कारण पर विचार नहीं किया चाहिए, यानी कि इमीडिएट एंड नॉट द रिमोट कॉज इज टू बी कंसिडर्ड। यानी कि हिंदी में थोड़ा सा आप देख लेना, इसमें मतलब ये है कि जो इमीडिएट कॉज है जो वहाँ पे जो उसका कारण है, तत्काल जो कारण है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि रिमोट कॉज पे, यानी कि जो बहुत दूर से कोई कारण आ रहा है ना कि उस पर ध्यान देना चाहिए। डी इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि सी ही इसका आंसर है। नेक्स्ट आता है जुडिशियम सिंपर प्रो वेरिटेट एसिपिट्यूड। देखिए बड़ा अजीब सा है, आप इसको प्रोनाउंस कर लेना, पढ़ लेना जिस तरह से इसका आपको समझ में आए। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है अ जजमेंट ऑलवेज एक्सेप्टेड एज ट्रू, यानी अगर कोई भी एक निर्णय आएगा हमेशा उसको सत्य के रूप में ही स्वीकार्य किया जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके लीगल ग्लॉसरी के। अब आते हैं लीगल हिस्ट्री के सवाल। तो एक सवाल आता है कि जो बॉम्बे और मद्रास की जो कोर्ट्स थी उनको क्या कहा जाता था, तो उन कोर्ट्स को कहा जाता था एडमिरैलिटी कोर्ट्स। 24 सितंबर 1726 का जो चार्टर आया उसको किसने जारी किया था, उसको किंग जॉर्ज फर्स्ट ने। 1726 में कौन किंग थे इंग्लैंड के, किंग जॉर्ज फर्स्ट। तो किंग जॉर्ज फर्स्ट ने उस चार्टर को लागू किया था। जो मेयर कोर्ट थी उसमें एल्डरमैन कितने थे, देखिए एल्डरमैन कुछ व्यक्ति हैं जो मैंने आपको लीगल हिस्ट्री पूरी पढ़ा रखी है, लीगल हिस्ट्री की आप वीडियोस जाके देख सकते हैं, तो उनमें सब बता रखा है कि कितने एल्डरमैन हैं, किसने इशू किया था, सब चीज़ उसमें है, बस इनको क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे कर दिया गया है। आप उसको पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो दोनों वीडियो देख लेना, पहले लीगल हिस्ट्री की वीडियोज़ देख लीजिए, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो एल्डरमैन कितने होते थे मेयर कोर्ट में, 9 होते थे। लेक्स लॉकी एक्ट क्या होता है, लेक्स लॉकी एक्ट होता है लॉ ऑफ द लैंड, है ना, जो वहाँ की भूमि का कानून है उसको लेक्स लॉकी एक्ट कहते हैं। जो कोर्ट ऑफ गवर्नर थी और काउंसिल थी 1726 में जो बनाई गई थी 1726 के एक्ट के बाद, वो एक साल में कितनी बार मिलनी चाहिए थी, 4 बार मिलनी चाहिए थी, कम से कम उसको 4 बार मिलना चाहिए था। फिर है कि किंग इन काउंसिल में जो इंग्लैंड में बैठता था किंग इन काउंसिल, उस पर कौन से केसेस की अपील जाती थी, उस पर उन केसेस की अपील जाती थी जो 1000 पगोड़ा से ऊपर की हुआ करते थे। 1000 पगोड़ा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। पगोड़ा यहाँ पे एक तरह से करेंसी मान लो, एक सोने का सिक्का या गिन्नी मान लो, कि जो 1000 पगोड़े से ऊपर की जो भी वैल्यू का जो भी केस होगा वो अपील के लिए इंग्लैंड जाएगा किंग इन काउंसिल के पास। 1746 में जब फ्रांस ने एक शहर को ऑक्यूपाई कर लिया तो उस शहर की मेयर कोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया। तो वो शहर कौन सा था, वो शहर था मद्रास। तो वो मद्रास शहर था जिस पे फ्रांस ने कब्जा किया था। जो मेयर कोर्ट है, मेयर कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो कितने पैसे पे यानी कितने पगोड़े पे अगर आप कहेंगे कि वो रुका हुआ है, वो 5 पगोड़ा, ठीक है। जो चोल्ट्री कोर्ट्स हैं उसका कहाँ तक है, 20 पगोड़ा तक है उसका। ये सब ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ जो थे उस टाइम पे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। प्यूनी जजेस क्या होते हैं, जो प्यूनी जजेस हैं वो जो जूनियर जजेस होते हैं उनको हम प्यूनी जजेस कहते हैं। तो जूनियर जजेस को हमने क्या कहा, प्यूनी जजेस कहा। नेक्स्ट आता है कि कितने प्यूनी जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा में अपॉइंट किए जाते थे, तो कितने किए जाते थे, 3 किए जाते थे। एक तो चीफ जस्टिस था जो हमने शुरू में किया था, चीफ जस्टिस इम्पे, और उसके बाद जो बाकी 3 प्यूनी जजेस होते थे। जो प्यूनी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको कम से कम कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था, तब जाकर उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा में अपॉइंट किया जाएगा। तो दैट्स ऑल। ये 20 कुछ सवाल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 सवाल हैं, आप इनको कर लीजिएगा, बार बार कर लीजिएगा रिवीजन। और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस टाइम मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ आप पढ़ते रहिएगा, अपना रिदम बिल्कुल मत तोड़िए। जिन्होंने इस टाइम पे अपना रिदम तोड़ा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मोस्ट प्रोबेबल चांस है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपका नहीं होगा, आपका होगा सिलेक्शन बिल्कुल। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो रिदम से लगातार पढ़ते रहेंगे उनका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे, और जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे लैग करेंगे या ढील दे देंगे अपनी पढ़ाई को,
वो बच्चे थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वो डेली फ्लो में नहीं रहेंगे तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो उनका धीरे धीरे सब भूलता चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिए, जो भी डाउट्स आते हैं मुझसे पूछते रहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। कुछ सजेशंस हैं, कोई वीडियो बनानी है किसी टॉपिक पे जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगा वीडियो, आपको समझा दूंगा। जिस तरह से आप मेरे से मदद चाह सकते हैं मैं आपकी वैसे मदद कर सकता हूँ। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जैसे ही पढ़ना है पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।